नजीब एक छेल छबीला, दिलेर, ईमानदार और समझदार लड़का था। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नजीब की शख्सियत से बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया था। ये सच भी है और ये बात गलत भी है। नजीब कोई ऐसा बेवकूफ़ किस्म का इंसान नहीं था कि कोई भी उससे ऐसे ही फ़ायदा उठा ले, बल्कि नजीब की ये ख़ासियत थी कि वो ख़ुद लोगों को ऐसा मौका फ़राहम करता था कि ज़रूरतमंद लोग उसकी शख्सियत और रोब व दबदबे से फ़ायदा उठाते थे, और वो उनकी इस तरह से मदद किया करता था कि उस ज़रूरतमंद पे ये ज़ाहिर भी ना हो सके कि वो उनकी मदद कर रहा है, जिससे किसी ज़रूरतमंद की मदद भी हो जाए और उनकी अना को ठेस भी ना पहुंच सके। उसकी मिसाल यूं है कि नजीब का दावा था कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें, उसके बाद किताबों की जिम्मेदारी मेरी है, फ़ीस माफ़ करवाना या फ़ीस अदा करना मेरी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ नौकरी की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। ये बहुत बड़ी बात थी नजीब की कि इस मुल्क में जहाँ लाखों लोग पढ़ लिख कर बेरोज़गार होते हों, और उस पर नजीब का ये दावा हो कि कॉलेज की फ़ीस भी मैं दूंगा, किताबें भी दूंगा और नौकरी भी दिलवाने की लाजमी कोशिश करूँगा। और अगर कोई कराची से बाहर से कोई तालिबे इल्म आता है तो उनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी मैं ही करूँगा। नजीब एक स्टाइलिश किस्म का नौजवान था। उसका एक अंदाज था, एक हीरो का अंदाज था उसका, ओपन ब्लैक जीप में घूमने वाला। कराची में ये ओपन ब्लैक जीप का अंदाज भी स्टूडेंट लाइफ में नजीब का ही लाया हुआ था। उसके साथ साथ नजीब की शख्सियत का एक और पहलू भी सामने आता है कि उसने सर पर बांधने वाला एक फ़लस्तीन का रुमाल भी मुतारिफ करवाया था, जैसा कि यासिर अरफात अपने सर पर बांधा करते थे। ये उस वक्त की बात है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी थी और दीगर ममालिक के सरबराहों के साथ यासिर अरफात भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और उनको चूँकि एक प्रोटोकॉल देना था, तो उस प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन यानी पीएसएफ को सौंपी थी, और बीबी शहीद पीएसएफ पर बहुत भरोसा करती थी। ख़ास तौर पर पीएसएफ के सदर नजीब पर उन्हें बहुत एतमाद था। तब नजीब ने अपने पीएसएफ के दोस्तों और कारकुनों को हिदायत जारी की कि आप तमाम फ़लस्तीनी रुमाल अपने सरों पर ढाक कर आएंगे, और वो फ़लस्तीनी रुमाल शायद उस वक्त इतना मशहूर नहीं हुआ था जितना कि वो नजीब की मौत के बाद हुआ था, क्योंकि उसकी शहादत के बाद जब उसकी तस्वीरें पूरे शहर में लगी जिसमें उसने फ़लस्तीनी रुमाल बांधा हुआ था, तो लोगों को पता चला कि ये तो फ़लस्तीनी रुमाल नजीब का स्टाइल बन गया है। यासिर अरफात की आमद के वक्त तो शायद लोगों ने उस पर इतना गौर नहीं किया था, लेकिन बाद में वो फ़लस्तीनी रुमाल पहनना नजीब की पहचान बन गया। आम तौर पर लोग समझते हैं कि नजीब एक फड्डेबाज, जज्बाती और जोशीला किस्म का इंसान था जो जोश में अपने होश से काम नहीं लेता था, लेकिन उसके बरक्स वो बहुत समझदार और बहुत तहम्मुल मिजाज इंसान था। ये बात सिर्फ वो लोग ही जानते थे जो उससे बहुत ज़्यादा करीब थे। हाँ, मगर कुछ खुद गर्जों के लिए वो एक ख़तरनाक किस्म का इंसान था जो गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। उसे उस बात की परवाह भी नहीं होती थी कि सामने वाला कितना ताकतवर है या नहीं है। ऐसा लगता था कि वो जैसे घर से ही तैयार होकर आता है कि सामने वाला उसके साथ गलत बात करेगा और उसे उस शख्स से लड़ना पड़ेगा। ये सन 1988 का दौर है जब नजीब बहुत कम उम्र था, लेकिन उस वक्त के सियासतदान उसकी बातों को बड़ी गौर से सुना करते थे। ख़ास तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नजीब की बड़ी कदर किया करती थी। वो नजीब को अपना छोटा भाई जैसा मानती थी और नजीब पर बहुत एतमाद किया करती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक तवील जिलावतनी के बाद जब पाकिस्तान आई,
اور وہ کراچی میں جب بھی ہوتی تھی تو تقریباً روزانہ ان کی ملاقات نجیب سے ہوا کرتی تھی، اور وہ اس سے مختلف معاملات میں نجیب کی رائے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کرتی تھی۔ نجیب نے جیسے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں پی ایس ایف کو متعارف کروایا تھا اور پی ایس ایف کو پروان چڑھایا تھا، اس دور میں جب جمعیت کے علاوہ کوئی اور جماعت کا وجود تعلیمی اداروں میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس وقت نجیب کراچی یونیورسٹی سے کافی دور نارتھ نظام آباد آئی بلاک کے علاقے میں رہائش پذیر تھا، اور وہاں طالب علموں کو اس سے ملاقات کرنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ تو اپنے ساتھیوں کی آسانی کے لیے نجیب نے ٹائم اسکوائر، گلشن اقبال بلاک نمبر 7 میں، جو یونیورسٹی روڈ پر واقع تھا اور کراچی یونیورسٹی اور این ای ڈی یونیورسٹی سے قریب تر تھا، تو اس نے اس ٹائم اسکوائر پہ 2 فلیٹ خرید لیے تھے، اور وہ دن رات وہیں اسی ٹائم اسکوائر میں رہا کرتا تھا، اور اکثر و بیشتر وہ گھر نہیں جاتا، اور اس نے ٹائم اسکوائر کو ہی اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ وہاں اس کے یار دوست بھی رہا کرتے تھے۔ وہاں اس کے دوست شکور شاہ، جو اب قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے تھے، اس کا دوست خالد ڈالمیا، نوید زبیری، شاہ نواز شانی، ہارون رشید، عزیز اللہ اجن وغیرہ، یہ سب اسی علاقے کے رہائشی بھی تھے، اور وہ دن رات ٹائم اسکوائر میں ہی رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی اکثر بیٹھک بکا ریسٹورنٹ میں ہوا کرتی تھی، جو یونیورسٹی روڈ پر مسجد بیت المکرم کے سامنے بنا ہوا تھا۔ وہاں وہ سب یار دوست اپنی بیٹھک کیا کرتے تھے، اور اسی بکا ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کبھی کبھی بکا ریسٹورنٹ کے قریب ہی بنے ہوئے عثمانیہ ریسٹورنٹ بھی جایا کرتے تھے، جو یونیورسٹی روڈ پر پی آئی اے پلانیٹوریم کے سامنے بنا ہوا ہے۔ اکثر وہ وہاں پر چائے پانی پیا کرتے تھے اور آپس میں دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لگایا کرتے تھے۔ لیکن اپنے تنظیمی کاموں کے لیے جب طالب علموں سے میٹنگ کرنا ہوتی تھی یا ملنا ملانا ہوتا تھا، اور اس کے لیے جو بہت سے طالب علم دوسرے شہروں سے آیا کرتے تھے، ان سب سے ملاقاتیں وغیرہ وہ سب ٹائم اسکوائر میں ہی ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ٹائم اسکوائر میں فلیٹ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ ان کا اے پی ایم ایس او اور جمعیت سے آئے روز جھگڑا ہوا کرتا تھا، اور اے پی ایم ایس او اور جمعیت اس دور میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی تھی۔ ٹائم اسکوائر پر لگی ہوئی گولیوں کے نشانات آج بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ٹائم اسکوائر پر کبھی نجیب کا بسیرا تھا، اور جہاں بسیرا ہوتا ہے تو سویرا بھی وہیں سے ہوتا ہے، اور نجیب نے اپنے بسیرے پر گولیاں کھا کر طالب علموں کو ایک نیا سویرا دیا تھا۔ نجیب کیسے بنا؟ جب نجیب نے پریمیئر کالج میں پی ایس ایف میں شمولیت اختیار کی تھی، اس وقت پی ایس ایف 2 گروپوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پی ایس ایف ڈسٹرکٹ سینٹرل، جس کی کمان ساتھی اسحاق کے پاس تھی، اور ساؤتھ میں پی ایس ایف کی ذمہ داریاں کسی اور گروپ کے ہاتھ میں تھیں۔ جب 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی کے بعد پاکستان تشریف لاتی ہیں، تو ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری پی ایس ایف کو دی گئی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پی ایس ایف کے دونوں گروپوں سے میٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ دونوں گروپ کو ختم کر دیا جائے گا اور ایک پی ایس ایف بنائی جائے گی، اور ان گروپوں کو ختم کرنے کے بعد ایک پی ایس ایف بنا دی گئی، اور اس کی سربراہی اس وقت کے 19 سالہ نوجوان نجیب کے حوالے کر دی گئی۔ بی بی کا یہ فیصلہ دونوں گروپوں نے خندہ پیشانی سے قبول کیا، کیونکہ دونوں گروپ نجیب کو پسند کیا کرتے تھے اور اس کی سربراہی میں کام کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ سن 1987 میں پی ایس ایف کے 2 بڑے واقعات ہوئے۔ سن 1987 میں نجیب پی ایس ایف کا صدر بن چکا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک بڑی مارچ کی کال دیتا ہے۔ وہ تمام طلبہ جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتا ہے، جس میں
APMSO ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जमीयत, PSF पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, जसाफ यानी GSM स्टूडेंट फेडरेशन शामिल होती है। और एम ए जिना रोड पर एक बहुत बड़ी तलबा मार्च मुनक्कद होती है और इन तमाम जमातों को इकट्ठा करने का सेहरा नजीब के सर जाता है। और उस तलबा मार्च के बाद नजीब को कायदे तलबा का खिताब मिल जाता है। उस तलबा मार्च के 6 महीने के बाद 30 नवंबर सन 1987 को, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस होता है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्मदिन होता है, उस 30 नवंबर सन 1987 को सदर में वाक़े रियो ऑडिटोरियम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक प्रोग्राम मुनक्किद करती है। मार्शल्लाह का दौरा था और उस आमरीत के दौर में जहाँ भी कोई भी सियासी पार्टी मुजाहरा करती है तो छापा तो लाजमी पड़ता है, क्योंकि मार्शल्लाह अभी तक जिंदा था। रियो ऑडिटोरियम पर पुलिस का छापा पड़ता है और नजीब और वहां मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये गिरफ्तारियां रात को होती हैं और सुबह सवेरे सूरज निकलने के साथ ही अखबारात के जरिए ये खबर पूरे शहर कराची में फैल जाती है। PSF के कारकुनान सड़कों पर बाहर निकल आते हैं, रास्तों में टायर जलाए जाते हैं, गाड़ियों पर पथराव होता है, इमलाक नजर आतिश होना शुरू हो जाती है। इस वाक़े के बाद PSF पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मजबूत हाथ बनकर उभरता है और उस हाथ को मजबूत बनाने में नजीब का किरदार बहुत अहम होता है। उस रात को नजीब को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दूसरे दिन सुबह किसी भी तालीमी इदारे में कोई क्लास ना हो सकी। तमाम तलबा सड़कों पर थे। शहर में उस रोज़ ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू है और बहुत बड़ा प्रेशर पुलिस पर आ गया था कि पुलिस ने गलत गिरफ्तार कर लिया था कायदे तलबा नजीब को, जो अब हर दिल अजीज बन चुका था। हर दीवार पर वॉल चौकिंग होने लगी कि नजीब को रिहा करो, नजीब को रिहा करो। और उस वाक़े के बाद नजीब बन गया। और फिर इसी साल सन 1987 में एक हवाई जहाज़ C-130 के क्रैश होने का वाक़या रूनुमा होता है और पूरे मुल्क में भी मार्शल्लाह क्रैश हो जाता है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह के मार्शल्लाह के दौर के खात्मे के बाद मुल्क की, खुसूसन कराची की सियासत एक नया मोड़ लेती है। सिंध के देही इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मकबूलियत हासिल थी और सिंध के शहरी इलाकों में MQM को उरूज हासिल था। दोनों पार्टी ताकतवर थी और उन दोनों जमातों में एक मुआहदा होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अजीज़ाबाद 90 तशरीफ़ लाती हैं और फिर दोनों जमातों के ज़रिए एक सूबाई हुकूमत तश्कील पाती है। अब जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ही ताकतवर जमातें बन चुकी थी, अब उनकी तलबा तंजीमों में आपस में फूट पड़ने के रुझानात भी तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अभी तक दोनों तंजीमें एक दूसरे के साथ साथ चल रही थी, लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ वाक़यात भी रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी में एक जमात जो कि तलबा तंजीम नहीं थी, उस जमात के सेक्टर के कारकुनान बसों में भर कर कराची यूनिवर्सिटी आए और पूरी यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग के नतीजे में 2 तालिब इल्म अजीजुल्लाह अज्जन और हारून रशीद कत्ल हो गए, जिनका ताल्लुक PSF से था। इस कत्ल के बाद दोनों जमातों में कशीदगी बढ़ जाती है। उसके बाद एक मफाहमती कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नवेद ज़ुबैरी और दूसरी तरफ से MQM की जानिब से साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद इस कमेटी का हिस्सा बनते हैं। ये दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं
और बाहमी हम आहंगी और गैर सगाली के तौर पर पूरे यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद ये एक दूसरे पर हमला करना रुक जाता है। मगर मामला उस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है और महाजिर कौमी मूवमेंट MQM तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करती है और फिर वो अपोजिशन की बेंचों पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद उसका बराह रास्त असर कराची की सियासत पे पड़ना शुरू हो जाता है। अब शुरू हो जाता है पूरे शहरों में तसादुम। जहां MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तसादुम शुरू होता है, वहीं तलबा जमात APMSO और PSF में भी तसादुम की फिजा कायम हो जाती है। दोनों जमातों की इस लड़ाई में बहुत से अफराद कत्ल होते जाते हैं। इस लड़ाई से APMSO और PSF के तालिब इल्मों का जहां नुकसान हो रहा था, वहीं सबसे बड़ा नुकसान कराची के नौजवानों का भी हो रहा था। अब चाहे वो नौजवान MQM का था या PSF से ताल्लुक़ रखता था, दोनों ही ग्रुप के नौजवान कराची के ही रिहायशी थे, मतलब मारने वाला भी कराची का और मरने वाला भी कराची का, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से था। इस फसाद और खून खराबे की फिजा के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामाबाद जा रही थी तो एक नौजवान जमील अरब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास आता है और कहता है कि बीबी, ये बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ती चली जा रही है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बीबी ने जमील अरब से पूछा कि आप क्या चाह रहे हैं। जमील अरब ने कहा कि बीबी, मेरा मशवरा ये है कि हम चूँकि MQM के साथ इत्तेहाद में हुकूमत बनाए हुए हैं तो MQM से बात की जाए। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को बुलवा कर उन्हें कहा कि जमील अरब जैसा कह रहे हैं आप वैसा करें और आप MQM के सीनियर मिनिस्टर तारिक जावेद साहब से ये सारी बातचीत तय करें और मामला को हल करें। बात की जाए तो बीबी ने कायम अली शाह को बुलवा कर और इनसे कहा कि जैसे ये कह रहे हैं इस तरीके से करके आप तारिक जावेद साहब जो सीनियर मिनिस्टर थे उनसे आप जो है ये मामला करके सारी बातचीत। उसके बाद एक मफाहमती कमेटी बनाई जाती है और फिर पूरे शहर में एक बार फिर सुकून हो जाता है। उस सुकून होने के बाद 3 रोज़ तो बहुत अमन से गुजरते हैं, लेकिन 3 रोज़ के बाद एक वाक़या होता है। मेन यूनिवर्सिटी रोड पर कायम उर्दू साइंस कॉलेज से PSF के 3 तालिब इल्म को अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद नजीब उसी नौजवान जमील अरब को फ़ोन करता है और कहता है कि ये वाक़या रूनुमा हो गया है। उस पर जो है वो नजीब जो है उन्होंने मुझे रिंग किया और मैं नजीब कायम अली शाह साहब से मिलने के लिए गए। सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर 7th फ्लोर के ऊपर जो है वो कैबिनेट का इजलास हो रहा था। जमील अरब नजीब को तसल्ली देते हैं कि आप अभी थोड़ा सब्र से काम लें, मैं मालूम करता हूँ कि मफाहमत के बावजूद क्यों ऐसा वाक़या पेश आया। जमील अरब और नजीब वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह से मिलने के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट पहुँचते हैं। सेक्रेटेरिएट के 7वीं मंजिल पर कैबिनेट का इजलास हो रहा था। इस इजलास में जमील अरब पहुँचते हैं और वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को बताते हैं कि शाह साहब, ये 3 लड़के अगवा हुए हैं, सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ये तारिक जावेद साहब जो MQM के सीनियर मिनिस्टर हैं इस इजलास में बैठे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत की जाए। और इजलास में मैंने जाकर कायम अली शाह साहब को बतलाया। मैंने कहा, शाह साहब इस तरीके से शहर के अंदर दोबारा जो है ये 3 लड़के अगवा हुए हैं, सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ये तारिक जावेद साहब जो सीनियर मिनिस्टर MQM के हैं ये भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो लिहाजा इनसे बात मसले का हल निकालें।
इस दौरान नजीब अपने साथियों के हमरा सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा मुश्तइल था। वज़ीर आला सिंध सैयद क़ाइम अली शाह कहते हैं कि मैं बात करता हूँ MKM वालों से, आप इन नौजवानों को जो गुस्से के आलम में हैं, आप इन सब को CM हाउस लेकर जाएं। मैं भी CM हाउस तारिक जावेद को लेकर पहुंच रहा हूं। उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो इनको नजीब के साथ, आप जो है नजीब शहीद के साथ जो है आप CM हाउस पहुँचें और हम भी इनको लेकर वहाँ पहुँचे और वहीं इन सब से मुलाकात करूँगा। जमील अरब सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग से नीचे आते हैं और नजीब को कहते हैं कि आप CM हाउस में जाकर बैठें, हम दूसरी कार में आते हैं। नजीब के साथ उस वक्त शाहनवाज शानी और दीगर साथी थे और नजीब CM हाउस जाने के लिए निकल जाता है। जमील अरब दूसरी गाड़ी में अपने दोस्त आमिर रजा नकवी के साथ, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ CM हाउस के लिए निकलते हैं। रास्ते मेरे साथ आमिर रजा नकवी थे, जो इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने गालिबन कोई जो सिगरेट वगैरह लेनी थी, तो इतना ही टाइम हमें जो है वो लगा। और ये PSF के जो मतलब ये कि नजीब शहीद के साथ जो लड़के थे वो पहले पहुंच गए। जब हम वहाँ PIDC बिल्डिंग के करीब एक पान की दुकान से आमिर रजा नकवी सिगरेट लेने के लिए गाड़ी रोकते हैं। वहाँ कुछ देर हो जाती है सिगरेट लेने में। शाहनवाज शानी, नजीब और उसके साथी CM हाउस पहले पहुंच जाते हैं। जमील अरब को सिगरेट लेने में थोड़ी देर हो जाती है और जब वो CM हाउस पहुंचते हैं तो CM हाउस का नज़ारा ही कुछ और था। CM हाउस तो दरवाजे खुले हुए थे, टूटा हुआ कोई दरवाज़ा नहीं था और उसके अंदर लड़के बहुत तैश में थे, क्योंकि जब वो लड़के वहाँ पहुँचे PSF के, तो उनको ये बताया गया कि जनाब उनको दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर। गेट खुला हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि जब PSF के रहनुमा CM हाउस पहुंचे तो उनको बताया गया कि उन्हें दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर नहीं है और ये ऑर्डर खुद चीफ मिनिस्टर साहब का है। जो लड़के आ रहे हैं उनको अंदर दाखिल नहीं होने देना है। इस पर PSF के नौजवान बिफर गए और गेट खोल दिया और अंदर दाखिल होकर उन्होंने गमले वगैरह तोड़ दिए। खैर, जमील अरब ने उन सब को जाकर ठंडा किया। उसके बाद CM साहब जब CM हाउस पहुंचे तो वो बरहम हो गए कि ये इन लड़कों ने बहुत बुरा किया। उस पर जमील अरब ने वज़ीर आला सिंध सैयद क़ाइम अली शाह से शिकवा किया कि शाह साहब, जब आपने खुद उन नौजवानों को CM हाउस जाने का कहकर उन पर दरवाजे बंद करवा दिए तो लड़के तो तैश में आएंगे। ये तो उन लड़कों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है कि उनके लड़के भी मारे जा रहे हैं और अगवा भी हो रहे हैं और मसले का कोई हल नहीं निकल रहा है। तो लिहाजा इस पर जो है वो लोग तैश में आए और जो उसके बाद जो है वो उनके साथ सूरत-ए-हाल ऐसी हुई। खैर, जब उन लड़कों को मैंने जो है वहाँ से निकाला और निकालने के बाद क़ाइम अली शाह साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर जो है वो जो गमले वगैरह टूटे हुए थे और दूसरी सूरत-ए-हाल जो थी उसको देखकर ये है कि ये फरमाया कि जनाब ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा शाह साहब, जब लड़कों को जब यहाँ आपने खुद भेजा और भेजने के बाद जो है वो जब यहाँ पर ये दरवाजे बंद निकलेंगे तो लड़के तो तैश में, क्योंकि उनके लोग मारे जा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद वज़ीर आला सिंध क़ाइम अली शाह PSF के स्टूडेंट से मिले बगैर ही चले जाते हैं। अगर उस रोज़ क़ाइम अली शाह उन PSF के तालिब इल्मों के साथ बैठ जाते तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता PSF और APMSO दोनों तरफ से। लोग नहीं मानते, मगर शायद उस दिन CM हाउस में थप्पड़ की गूंज तो नहीं गूंजी थी, लेकिन उस दिन कराची को ये थप्पड़ जरूर पड़ा था कि उसके बाद कराची जलता रहा।